वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है नियति। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक डिटेक्टिव ऑफिस को दिखाया जाता है। यहाँ का बॉस का नाम होता है चंद्रन। एक दिन एक वाइफ एंड हस्बैंड चंद्रन के पास आकर अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं। हस्बैंड कहने लगता है कि सर, जब मेरी बीवी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी उस वक्त इसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। बाद में हम दोनों की शादी हुई। हम दोनों हमारी लाइफ में बहुत ही खुश है। लेकिन इतने सालों बाद कुछ दिनों से एक बंदा मेरी वाइफ को लेटर्स लिख रहा है। मुझे शक है कि वो लेटर्स मेरी वाइफ का एक्स ही लिख रहा होगा। और सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप उस बंदे के बारे में पता करो कि आखिरकार वो है कौन। उसी वक्त मूवी का मेन कैरेक्टर चियान अपने ऑफिस पर आता है। मतलब चियान इसी डिटेक्टिव ऑफिस में काम करते रहता है। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट अनिता चियान से कहने लगती है कि तुम आज भी लेट से आए, हर रोज तुम लेट से ही आते हो। अरे यार, कभी तो ऑफिस को जल्दी आया करो। फिलहाल बॉस एक वाइफ एंड हस्बैंड के साथ अपने कैबिन में है, उनका केस डील कर रहे हैं। उसी वक्त हस्बैंड बाहर आता है। चंद्रन इसकी वाइफ से कुछ सीक्रेटली बातें करते रहता है, इसलिए हस्बैंड बाहर आता है। हस्बैंड को देखने के बाद चियान इसकी प्रॉब्लम पूछने लगता है और ये हस्बैंड अपनी प्रॉब्लम चियान को बताने लगता है। चियान कहने लगता है कि अगर आप पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस वालों ही देख लेंगे ना, आप क्यों इस डिटेक्टिव एजेंसी को आए। हस्बैंड कहने लगता है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन पर गया तो घर की बात बाहर आएगी, खामखा सोसाइटी में बदनामी होगी, इसलिए मैं आपके पास आया। उसके बाद चियान पूछने लगता है कि आपको आपकी वाइफ में कौन सी चीजें बहुत पसंद है। तो हस्बैंड बहुत सोचकर कुछ पॉइंट्स बोलने लगता है। चियान दोबारा पूछने लगता है कि आपको आपकी वाइफ में कौन सी बातें नहीं पसंद। तो हस्बैंड फटाक से काफी सारी लंबी लिस्ट बताने लगता है, किसको ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। चियान पूछने लगता है ठीक है, अगर आपकी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड आपके सामने आए तो आप उसके साथ क्या करोगे। हस्बैंड कहने लगता है कि मैं तो उसको डायरेक्टली पूछूंगा कि क्यों खामखा तुम मेरी वाइफ को लेटर्स लिख रहे हो, प्लीज मेरी बीवी को अकेला छोड़ दो, हम दोनों हमारी लाइफ में बहुत खुश है, इसलिए मैं तुमको पैसे भी पे करूंगा। इस तरह से मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा। उसके बाद इसकी वाइफ कैबिन से बाहर आकर हस्बैंड को अंदर जाने के लिए कहती है चंद्रन के पास। चियान दोबारा वाइफ से वही बातें पूछने लगता है, मतलब आपको आपके हस्बैंड में कौन सी बातें पसंद है, कौन सी बातें नहीं पसंद। यह वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में बहुत तारीफ करने लगती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा बंदा है, मेरी बहुत केयरिंग करता है, बहुत प्यार करता है, अभी तक हमारे बीच लड़ाई ही नहीं हुई। चियान पूछने लगता है कि कॉलेज डेज में आपका ब्रेकअप क्यों हुआ। वाइफ कहने लगती है कि एक्चुअली मेरे माँ बाप को लव मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी तरह हम दोनों के फैमिली सिचुएशंस कुछ ढंग के नहीं थे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। चियान पूछने लगता है क्या आपको लगता है कि आपका एक्स ये लेटर्स लिख रहा होगा, आपको तंग कर रहा होगा। वाइफ कहने लगती है नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा एक्स मुझे ऐसे लेटर्स लिखेगा, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। चियान पूछने लगता है ठीक है, आपको वो लेटर्स किसने दिया, क्या लेटर्स देने वाले बंदे को आपने देखा। वाइफ कहने लगती है मैंने तो उस बंदे को नहीं देखा, लेकिन हर बार मेरा हस्बैंड ही मुझे वो लेटर्स लाकर देता है। कहने लगता है कि तुम्हारे एक्स ने तुमको ये लेटर्स भेजा। तो इसी बातों में इस वाइफ को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। गुस्से में आकर फटाफट से अपने हस्बैंड के पास जाकर बहुत डांटने लगती है कि तुम्हारे प्यार को देखकर मैंने यही सोचा कि तुम मुझ पर शक ही नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम तो अंदर से एक बाहर से एक नजर आते हो। मुझ पर इतना शक करने लगे तुम। अभी भी तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है ना कि मेरा और मेरा एक्स का अफेयर चल रहा है। जब हम दोनों की शादी हुई थी तभी मैं उस बंदे को भूल गई थी। इतने सारे सालों में मैंने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा और तुम मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत करने लगे। इस तरह से इन दोनों के बीच झगड़ा होकर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सारी चीजें चंद्रन देखकर समझ जाता है कि ये सारा कांड चियान का ही हो सकता है। फटाफट से अपने कैबिन से बाहर आकर चियान से कहने लगता है तुम क्यों खामखा इस केस में घुसकर इन दोनों के बीच लड़ाई लगा दी। जब मैं उन दोनों से सेपरेटली बात कर रहा था तभी मुझे ये बात पता लग गई थी कि ये सारा काम हस्बैंड ही कर रहा है, लेकिन उन दोनों को बहुत ही प्यार से समझा रहा था बिना लड़ाई के। लेकिन जब तक मैं उन दोनों की प्रॉब्लम सुलझा देता, इसी दरमियान में तुमने इस केस के अंदर घुसकर सारा मामला ही बिगाड़ दिया। आज के बाद से अगर कोई भी केस आएगा तो तुम उस केस में मत घुसो, बस उस केस की डिटेल्स मुझे ला कर दो, मैं डील करूंगा। इस तरह से चियान को बहुत डांटने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद शिवा कुमार नाम का एक बंदा चियान से मिलने के लिए आता है। अपने प्रॉब्लम बताने लगता है कि एक्चुअली मेरी बेटी का नाम है जयंती और मेरी बेटी मूर्ति नाम के एक बंदे से प्यार कर रही है और वो मूर्ति किसी कॉलेज में एज ए लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। इस तरह से मूर्ति की फोटो चियान को दिखाने लगता है। मेरी बेटी जिद करके बैठी है कि अगर ये शादी करेगी तो मूर्ति से ही करेगी,
लेकिन इसी दरमियान में मुझे ये बात पता चली कि कुछ दिनों से मूर्ति नजर नहीं आ रहा। अब मुझे ये शक है क्या मूर्ति ने मेरी बेटी को धोखा दिया। आप पता करके मुझे इन्फॉर्म करिए ना। तो शिवा कुमार जाने के बाद चियान इसी केस के बारे में सोचते रहता है। तभी चंद्रन चियान को कॉल करके एक घर का एड्रेस देते हुए कहने लगता है, इस घर के अंदर चोरी हुई, इस घर के पास प्रकाश नाम का एक पुलिस वाला है, वो अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर जाकर अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो, सबूतों को कलेक्ट करो। काम होने के बाद कॉफी शॉप पर आकर मिलो। तो चियान उसी वक्त उस घर के पास जाकर प्रकाश से मुलाकात करने लगता है, अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। लेकिन प्रकाश को ये बात पसंद नहीं आती कि इसके केस में कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व हो। तो चियान से ढंग से बात नहीं करता, बस अपना काम करते रहता है। थोड़ी देर के बाद चियान चंद्रन से मुलाकात करने के लिए कॉफी शॉप पर जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर प्रकाश और उसका हायर ऑफिसर भी बैठा होता है। चंद्रन प्रकाश से पूछने लगता है, क्या उस घर में तुमको कुछ क्लूज मिले। प्रकाश कहने लगता है कि सर उस घर में मुझे कोई भी एविडेंस नहीं मिले। चोर उस घर का ताला तोड़कर अंदर जाकर चोरी की। बाद में चंद्रन यही सवाल चियान से पूछने लगता है, क्या तुमको कोई एविडेंस मिला। चियान कहने लगता है कि सर एक्चुअली उस घर का ताला तोड़ा नहीं गया, चाबी से ही उस ताले को ओपन किया गया। वो बंदा घर के अंदर चोरी करने के बाद उस ताले को किचन में ले जाकर तोड़ दिया जानबूझकर। किचन में इसके रिलेटेड मुझे कुछ क्लूज नजर आए। बाद में उस ताले को घर के दरवाजे के पास ही लॉक कर दिया। मुझे लगता है कि उस घर का कोई सदस्य ही इस काम को अंजाम दिया होगा। अगर घर के आसपास कुछ लोगों से पूछताछ किया जाए तो शायद कुछ और क्लूज मिल सकते हैं। चियान की बातें सुनने के बाद प्रकाश का हायर ऑफिसर चियान को अप्रिशिएट करने लगता है, थैंक यू बोलने लगता है कि आपने इस केस में हमारी मदद की। लेकिन प्रकाश को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो होता है ना, ईगो हट होता है इसका। खैर इसके बाद चियान और चंद्रन एक कार गैरेज पर जाते हैं, क्योंकि चंद्रन ने अपनी गाड़ी यहीं पर रिपेयर को दिया होता है वो लेने के लिए। मैकेनिक कहने लगता है, अरे सर अभी आपका गाड़ी का काम खत्म नहीं हुआ और कुछ घंटे लगेंगे। चंद्रन कहने लगता है कि मैं 2 दिनों तक सिटी में नहीं रहूंगा, कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। गाड़ी रेडी होने के बाद तुम चियान को दे दो। इस तरह से चंद्रन वहाँ से चला जाता है। रात होने के बाद चियान चंद्रन की गाड़ी लेकर अपने घर पर जाने लगता है। उसी वक्त एक बंदा सडनली गाड़ी के सामने आने पर चियान उसको ठोक देता है। चियान फटाफट से गाड़ी से उतरकर देखने पर वो बंदा बेहोश पड़ा होता है। उस बंदे को होश में लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि वो बंदा ऑन द स्पॉट मर चुका होता है। ये देखकर चियान के तो होश ही उड़ जाते हैं। आसपास देखने पर लकीली कोई भी नहीं होता, वो एरिया बहुत ही सुनसान होता है। तो चियान फटाफट से उस बंदे की डेड बॉडी को गाड़ी के डिक्की में रखने लगता है, शायद ठिकाने लगाने के लिए। जब चियान थोड़ी दूर जाने लगता है तो आगे पुलिस वाले होते हैं। मतलब पुलिस ऑफिसर प्रकाश अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग करते रहता है, आती जाती गाड़ियों की चेकिंग करते रहता है। प्रकाश को देखकर चियान अपनी गाड़ी को पीछे लेने की कोशिश करने लगता है। यह चीज प्रकाश ऑब्जर्व करके फटाफट से चियान के पास जाता है। गाड़ी के अंदर चेक करने के बाद चियान से कहने लगता है कि गाड़ी की डिक्की भी ओपन करो। चियान समझाने लगता है कि डिक्की में कुछ भी नहीं है, मैं एक अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। अब प्रकाश ऑलरेडी चियान पर गुस्सा होता है तो जानबूझकर इससे झगड़ा करने लगता है। फाइनली जब प्रकाश गाड़ी की डिक्की ओपन करने ही वाला होता है तो तभी उसी रास्ते से प्रकाश का हायर ऑफिसर गुजरने लगता है। प्रकाश को रोकने लगता है। इन दोनों की झगड़े को देखकर प्रकाश को ही डांटने लगता है कि सुबह उस चोर के केस में चियान ने अपनी चतुराई दिखाई, अब तुम इस तरह से इस पर बदला ले रहे हो। पुलिस वालों को डिटेक्टिव की जरूरत पड़ती है, तुम नहीं समझोगे, उसे जाने दो। चियान हायर ऑफिसर को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जब चियान जा रहा होता है तो तभी प्रकाश ये देखता है कि चियान की गाड़ी की डिक्की थोड़ी सी ओपन है। सो दोबारा शक करते हुए अपनी बाइक लेकर इसको फॉलो करने लगता है। चियान भाप लेता है कि प्रकाश इसको फॉलो कर रहा है तो अपनी गाड़ी को इधर उधर घुमाकर फाइनली प्रकाश को भटका ही देता है। बाद में चियान एक सुनसान जगह पर जाकर उस गाड़ी की डिक्की से उस डेड बॉडी को निकालकर वहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगता है उस डेड बॉडी को दफनाने के लिए। जब उस डेड बॉडी को दफनाने ही वाला होता है तो उसका चेहरा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बंदा और कोई नहीं मूर्ति होता है। मतलब आज सुबह शिव कुमार ने एक बंदे के बारे में बताया था ना कि इसकी बेटी मूर्ति से प्यार करती है, वही मूर्ति होता है ये। चियान फटाफट से मूर्ति की डेड बॉडी को दफनाकर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद अपनी गाड़ी रुकाकर थोड़ा रिलैक्स होने लगता है। उसी वक्त प्रकाश चियान के पास आकर गाड़ी की डिक्की ओपन करने के लिए कहता है। ऑफकोर्स डिक्की में कुछ घंटा नहीं होता। प्रकाश चियान को वार्निंग देने लगता है कि मुझे लगता है कि तुमने कोई ना कोई गलती जरूर की, अगर आज नहीं पकड़े जाओगे तो जरूर किसी न किसी दिन मेरे हाथ लगोगे। दूसरे दिन चियान अपने फ्रेंड महेश से मुलाकात करके कल रात जो हुआ वो बताने लगता है। यह सुनने के बाद महेश तो शॉक में रह जाता है। कहने लगता है, अरे यार तुमने कोई छोटी गलती नहीं की, तुमने एक बंदे को मार दिया, इस मामले में मुझे मत फंसाओ यार,
इस तरह से वहाँ से चले जाता है। उसी जगह पर किसी मेडिकल स्टोर में चियान शिव कुमार को देखने लगता है। जब चियान शिव कुमार से मिलने के लिए जाता है तो उल्टा शिव कुमार चियान को देखकर भागते रहता है। घबराहट में किसी ऑटो में बैठकर वहाँ से भाग जाता है, निकल जाता है। चियान अपने ऑफिस में आकर यही बात सोचने लगता है कि शिव कुमार ने मुझे देखकर क्यों भागा। उसी वक्त एक अनजान बंदा चियान को कॉल करके कहने लगता है कि कल रात जो तुमने कांड किया वो मैंने सब कुछ देख लिया। किसी बंदे की डेड बॉडी को दफना दिया तुमने। अगर मैं ये बात पुलिस वालों को ना बताऊं, इसके लिए तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। जिसकी डेड बॉडी को तुमने दफनाया उसी डेड बॉडी को निकाल कर एक एड्रेस पर लेकर आओ। अब चियान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो रात होने के बाद उसी जगह पर जाकर गड्ढा खोदने लगता है। इसी दरमियान में मूर्ति के मुंह में एक मेमोरी कार्ड को देखता है तो चियान समझ जाता है कि जिस बंदे ने मुझे कॉल किया उस बंदे को इसकी डेड बॉडी नहीं चाहिए, ये मेमोरी कार्ड चाहिए। सो चियान इस मेमोरी कार्ड को अपने पास रखकर मूर्ति की डेड बॉडी को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उस बंदे ने बताया था। तभी वहाँ पर एक मास्क वाला बंदा आकर मूर्ति की डेड बॉडी को खिसेटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वो डेड बॉडी एकदम से उठ खड़ीती है। शॉकिंग बात यह है कि वो डेड बॉडी मूर्ति की नहीं होती, चियान के फ्रेंड महेश की होती है। उस ब्लैकमेलर को पकड़ने का इन दोनों का प्लान होता है। ये दोनों फटाफट से उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो मास्क वाला बंदा इन दोनों को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। महेश चियान से पूछने लगता है कि आखिरकार वो बंदा कौन है, क्या हो रहा है यहाँ पर। चियान कहने लगता है कि एक्चुअली गाड़ी के टकराने से मूर्ति की मौत नहीं हुई, मूर्ति को ऑलरेडी किसी ने पेट में स्टैब कर दिया था। वो अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आकर मर गया। उस टाइम तो मैं घबराहट में कुछ भी देख नहीं पाया, लेकिन अब मैंने जब गड्ढा खोदकर देखा तो मूर्ति के पेट में काफी सारे जख्म है। उसी तरह इसके मुंह में एक मेमोरी कार्ड भी है। उस ब्लैकमेलर को यही मेमोरी कार्ड चाहिए। पहले हमको ये पता करना होगा कि इस मेमोरी कार्ड में क्या है, लेकिन ये मेमोरी कार्ड तो टूट गया यार। महेश कहने लगता है कि मूर्ति को तुमने नहीं मारा ना, तो चलो हम पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात उनको बता देंगे। चियान कहने लगता है अरे यार तुम पुलिस वालों के बारे में जानते हो ना, वो फिजूल का मुझे इस केस में फंसा देंगे। एक्चुअली जब शिव कुमार मूर्ति का केस लेकर मेरे पास आया था उसी वक्त मेरे साथ ये घटना हुई। मुझे लगता है कि इस केस में शिव कुमार का हाथ भी शामिल है। केस के सारे एविडेंस हासिल करके बाद में हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। खैर दूसरे दिन चियान मूर्ति जिस कॉलेज के लाइब्रेरी में काम करता है वहाँ पर जाकर मूर्ति के बारे में पूछताछ करने लगता है। वहाँ की स्टाफ से कहने लगता है कि एक्चुअली मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, लाइब्रेरियंस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। मैंने सुना है कि मूर्ति नाम का एक बंदा यहाँ पर काम करता है, क्या मैं उससे मुलाकात कर सकता हूँ। एक बंदा कहने लगता है कि मूर्ति तो कुछ दिनों से कॉलेज पर ही नहीं आया, लेकिन आप लाइब्रेरी को देख सकते हो। चियान उस लाइब्रेरी में जाकर कुछ सबूतों को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। इसी दरमियान में चियान को एक पेपर नजर आता है जिसके ऊपर किसी का एड्रेस लिखा होता है। उसी वक्त एक लड़की चियान को देखती रहती है, वहाँ से चली जाती है। चियान भी इस लड़की को देखता है लेकिन इतना सीरियसली नहीं लेता। बाद में चियान उस एड्रेस पर जाता है। एक्चुअली वो एड्रेस और किसी का नहीं, मूर्ति का ही होता है। घर को ताला लगा हुआ होता है। ताला तोड़कर घर के अंदर जाकर तलाशी लेने लगता है तो उसी किसी एक किताब में 2 सिम कार्ड्स और एक मेमोरी कार्ड होता है। उस मेमोरी कार्ड को अपने फोन में इंसर्ट करके उसमें का डेटा को देखने लगता है तो इसमें कुछ वीडियोस होते हैं। वो वीडियोस देखकर चियान के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इस मेमोरी कार्ड में लड़कियां बाथरूम में होने के वीडियोस होते हैं इसमें। तो चियान अंदाजा लगा लेता है कि मूर्ति चोरी छुपके इस वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा था। घर वापस आने के बाद चियान इसी केस के बारे में सोचते रहता है। तो आधी रात को वही मास्क वाला बंदा चियान के घर पर आकर कुछ तलाश करते रहता है। चियान उस बंदे का चेहरा देखने की कोशिश करने लगता है। इस तरह से इन दोनों की भी जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है, लेकिन वो मास्क वाला बंदा चियान पर हमला करके वहाँ से भाग निकलता है। दूसरे दिन चियान किसी हॉस्पिटल पर जाकर अपने जख्म की मरहम पट्टी करवाने लगता है। चियान को देखने के लिए इसकी कुलीग अनीता भी वहाँ पर आती है। मेडिकल स्टोर से अनीता दवाइयाँ लेकर चियान से कहने लगती है कि आजकल मेडिकल स्टोर वाले भी हमारा नाम पता पूछकर दवाइयाँ दे रहे हैं। यह सुनने के बाद चियान को वो दिन याद आता है जिस दिन इसने शिव कुमार को किसी मेडिकल स्टोर से बाहर आते हुए देखा। चियान उस मेडिकल स्टोर पर जाकर शिव कुमार के बारे में डिटेल्स पूछने लगता है तो यहीं पर चियान को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उस बंदे का नाम शिव कुमार नहीं बल्कि पुरुषोत्तम है। चियान यही सोचने लगता है कि उस बंदे ने मुझसे अपना नाम झूठ क्यों बताया। बाद में चियान एक ऑटो वाले बंदे की मदद से पुरुषोत्तम के घर के पास जाता है तो वहीं पर इसको ये बात पता चलती है कि उसी एरिया में पुलिस ऑफिसर प्रकाश का भी घर है। लेकिन चियान प्रकाश की नजरों से बचकर वहाँ से चला जाता है। रात होने के बाद चियान दोबारा पुरुषोत्तम के घर के पास आकर मूर्ति के बारे में पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारा और मूर्ति का क्या रिलेशनशिप है, तुमने मुझसे अपना नाम झूठ क्यों बताया। और इसी तरह पुरुषोत्तम के घर में शूज देखकर शॉक में रह जाता है, क्योंकि जो मास्क वाला बंदा चियान के घर पर आया था उसने भी ऐसे ही शूज पहने थे।
उसी वक्त वहाँ पर पुरुषोत्तम का बेटा अशोक आकर चाकू से चियान को धमकाने लगता है। इन दोनों को उस जगह पर ले जाने के लिए कहता है जिस जगह पर मूर्ति की डेड बॉडी को दफनाया था। चियान इन दोनों को उस जगह पर ले जाते हुए दोबारा यही सवाल पूछने लगता है कि मूर्ति कौन है, उसका तुम्हारा क्या रिलेशन है, लेकिन ये दोनों कुछ भी जवाब नहीं देते। खैर बाद में उस जगह पर जाने पर ये दोनों गड्ढा खोदकर मूर्ति की डेड बॉडी के मुंह में मेमोरी कार्ड को चेक करने लगते हैं, लेकिन ऑफकोर्स मूर्ति के पास कुछ भी नहीं होता। तभी चियान कहने लगता है कि आप लोग जिस मेमोरी कार्ड को ढूंढ रहे हो वो मेमोरी कार्ड मेरे पास है। अगर आप लोगों ने पूरी तरह से मुझे सच नहीं बताया तो ये मेमोरी कार्ड पुलिस के हाथ लग जाएगी। ये सुनने के बाद पुरुषोत्तम फटाक से चियान के पैर पर गिर जाता है, रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। पुरुषोत्तम के 2 बच्चे होते हैं, बेटी जयंती और बेटा अशोक। अशोक दूसरे शहर के किसी कॉलेज में पढ़ाई करता रहता है और जयंती इसी शहर के कॉलेज में। एक दिन जब पुरुषोत्तम किसी काम से अपने घर से बाहर जाता है तो मौका देखकर जयंती सिगरेट पीने लगती है। जयंती को देखकर ऐसा लगता है कि ये शरीर से तो लड़की है लेकिन इसके अंदर लड़के के लक्षण है। जयंती बहुत ही दुखी होने लगती है कि ये बात इसके फादर को कैसे बताऊं, कैसे समझाए। और इसी तरह इंटरनेट में कुछ ऐसी वीडियोस देखने लगती है जिसमें कुछ लड़कियां लड़कों की तरह चेंज हो जाते हैं। जयंती को भी इच्छा होने लगती है कि ये कम्प्लीटली लड़के की तरह बदल जाए। खैर जब पुरुषोत्तम अपने घर आता है तो जयंती पुरुषोत्तम को खाना परोसने लगती है। तभी पुरुषोत्तम जयंती के पास से सिगरेट की स्मेल सूंघने लगता है। शक करने लगता है कि जयंती जरूर सिगरेट पी होगी, लेकिन ये बात जयंती से नहीं पूछता। एक दिन मौका देकर जयंती अपने फादर से अपना सच बताने लगती है कि पापा मैं शारीरिक से लड़की हूँ लेकिन मेरे अंदर लड़कों के लक्षण है। ये बात मैंने काफी दिनों से आपको बताने की कोशिश कर रही थी। अगर मेरी माँ होती तो मेरी फीलिंग्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाती। तो ये सुनने के बाद पुरुषोत्तम भी बहुत रोते हुए कहने लगता है कि बेटा मैं तो तुम्हारे लिए माँ भी हूँ और पिता भी हूँ। तुम जिस तरह से जीना चाहती हो उसी तरह से जिंदगी गुजारो। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बेटी को समझ जाता है। खैर दूसरी तरफ कॉलेज में एक दिन एक लड़की बाथरूम में आकर अपने कपड़े बदलकर वहाँ से जाती है तो तभी वही बाथरूम के पास काम करने वाली एक औरत उस बाथरूम में आकर छुपाए हुए फोन को निकालकर मूर्ति को देने लगती है। एक्चुअली मूर्ति इन्हीं वीडियोस को उन लड़कियों को दिखाकर उनको ब्लैकमेल करते रहता है और इसी तरह उन लड़कियों से अपनी ख्वाहिश भी पूरी करते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन मूर्ति वानी नाम की एक लड़की का वीडियो रिकॉर्ड करके इसको भी ब्लैकमेल करने लगता है, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहता है। वानी मूर्ति से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन मूर्ति इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसी वक्त जयंती इस चीज को देखकर मूर्ति को एक छापड़ लगाने लगती है। वानी जयंती से कहने लगती है कि इसके पीछे और भी काफी सारे लोग हैं, हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, चलो तुम यहाँ से। जयंती वानी को हौसला दिलाने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, उसके पास से किसी भी तरह से हम वीडियो को हासिल कर लेंगे। सो इसी हादसे के बाद इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। हर रोज इन दोनों के बीच चैटिंग, कॉल्स वगैरह बातें शातें होने लगते हैं। अब जयंती तो एक लड़का होती है तो वो वानी को लव करने लगती है। वानी भी इसको लाइक करती रहती है। खैर एक दिन जब ये दोनों लाइब्रेरी में चुम्मा चाटी करने ही वाले होते हैं तभी इन दोनों को मूर्ति देख लेता है। शिट यार, मूर्ति कहने लगता है अच्छा तो तुम दोनों के बीच ये खिचड़ी चल रही है, तुम दोनों को मर्द पसंद नहीं सिर्फ औरतें पसंद है। फटाफट से वानी को किसी कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। जयंती के पास आकर कहने लगता है कि तुम लड़कों की तरह ड्रेस पहनने पर लड़का नजर नहीं आओगे, मर्द क्या होता है ये तुमको अभी दिखाऊंगा। इस तरह से जयंती के सर को जख्मी करके इसके साथ आरएपी करने लगता है और बस यही नहीं इसकी वीडियो भी बनाने लगता है। उस वीडियो में मूर्ति का चेहरा ब्लर करके इंटरनेट में पब्लिश भी कर देता है। खैर घर आने के बाद जयंती थोड़ा डल नजर आती है। पुरुषोत्तम पूछने लगता है कि बेटा तुमको क्या हुआ। जयंती अपने फादर से झूठ कहने लगती है, कुछ नहीं पापा बस मुझे बुखार हुआ। उसी वक्त अशोक घबराते हुए अपने घर पर आकर जयंती की वीडियो अपने फादर को दिखाने लगता है। ये वीडियो देखकर बाप बेटे बहुत रोने लगते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों जयंती को हौसला देने के लिए जब उसके रूम में जाते हैं तो तब तक जयंती आत्महत्या कर चुकी होती है। यह होने के कुछ दिनों बाद वानी पुरुषोत्तम के घर पर आकर मूर्ति के बारे में बताने लगती है। मूर्ति के बारे में सुनने के बाद पुरुषोत्तम और अशोक को बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों ठान लेते हैं कि किसी भी तरह से मूर्ति से बदला लेंगे। जब मूर्ति को यह बात पता चलती है कि जयंती ने आत्महत्या कर लिया तो यह अपनी जान बचाने के लिए कहीं पर छुप जाता है। पुरुषोत्तम और अशोक मूर्ति को काफी सारी जगहों पर तलाश करने लगते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नजर ही नहीं आता। मूर्ति को बाहर लाने के लिए अशोक एक जबरदस्त प्लान बनाने लगता है। मूर्ति के दोस्तों से मुलाकात करके ये खबर मूर्ति को पहुंचाने के लिए कहता है कि अगर मूर्ति इसकी बहन की वीडियो
मतलब वो मेमोरी कार्ड इसको ला कर देगा तो अशोक मूर्ति को पैसे देगा। सो मूर्ति लालच में आकर अशोक को फोन करके एक एड्रेस के बारे में बताने लगता है कि तुम मुझे वहाँ पर मिलो, मैं तुमको मेमोरी कार्ड दे दूंगा। सो उसी रात जब मूर्ति अशोक से मिलने के लिए आता है तो मेमोरी कार्ड देने के बहाने से चाकू निकालकर मूर्ति को बार बार स्टैब करने लगता है अपनी बहन को याद करके। लेकिन मूर्ति अपनी जान बचाते हुए मेन रोड की तरफ भागने लगता है। अब उसी वक्त चियान उस रास्ते से गुजर रहा होता है। गाड़ी से टकराने की वजह से मूर्ति की मौत हो जाती है। अब अशोक ने अपने फादर से ये बात छुपाई होती है कि मूर्ति मर गया, इसलिए पुरुषोत्तम मूर्ति की तलाश करते रहता है बहाना बनाकर। इसके बाद पुरुषोत्तम को असली बात पता चलती है कि मूर्ति तो कब का मर चुका है। प्रेजेंट डे पर पुरुषोत्तम चियान से कहने लगता है कि मेरे बेटे ने मूर्ति को मारकर बहुत अच्छा काम किया। मूर्ति की वजह से पता नहीं और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। मूर्ति इंसान के भेष में एक भेड़िया है। पुरुषोत्तम कहने लगता है कि मैं खुद पुलिस के पास जाकर सरनेर हो जाऊंगा कि मैंने इस मूर्ति को मारा। चियान कहने लगता है कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो इस केस में मैं भी फंसूंगा क्योंकि मैंने असली सच्चाई छुपाई। आप दोनों ने मिलकर एक हैवान को मार दिया, ये सच हम तीनों के बीच ही रहने देते हैं। पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से मूर्ति मिसिंग हो चुका है, ये ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि पुलिस ऑफिसर प्रकाश चोरी चुपके इन तीनों की बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर चुका होता है। इन तीनों पर हंसने लगता है कि अब तुम तीनों को भगवान भी नहीं बचा सकता। ये तीनों प्रकाश को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन प्रकाश अपनी बाइक लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसी वक्त एक टैक्सी आकर प्रकाश को ठोक देती है। प्रकाश की मौत हो जाती है तो वो टैक्सी ड्राइवर फटाफट से गाड़ी से उतरकर प्रकाश की लाश को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर जाने लगता है वहाँ से। चियान फटाफट से उस एक्सीडेंट प्लेस पर आने पर वहाँ पर प्रकाश का फोन पड़ा होता है। चियान को तसल्ली होने लगती है। दूसरी तरफ जब वो टैक्सी ड्राइवर जा रहा होता है तो डिक्की से कुछ आवाजें आती रहती है। गाड़ी रुकाकर जब डिक्की ओपन करता है तो प्रकाश जिंदा ही होता है। उस टैक्सी ड्राइवर को डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।